पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। अब यहाँ पर क्या है, बाजार शब्द को कौन अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। तो एक दुकान जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, नहीं, क्योंकि एक दुकान की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार, ये भी नहीं होगा। एक ही वस्तु का, एक खास किस्म की वस्तु का बिल्कुल नहीं, एक मॉल का बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आंसर होगा एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है, जो व्यापार होता है एक स्थानीय जगह होती है, सभी जहाँ से जो सामान है वो खरीद सकें। आप लोगों ने देखा भी होगा बाजार जो लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आसानी से जो है अपने माल को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, क्रेता व विक्रेता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, देखिए कृषि भी है, ठीक है, मछली पालन भी है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, ठीक है, लेकिन खनन भी है, लेकिन क्या है, व्यापार नहीं है। प्राथमिक क्या नहीं है, व्यापार प्राथमिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, जो अर्थव्यवस्था है उनको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, अर्थव्यवस्था को, ठीक है, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक है और द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक, यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक में आते हैं कृषि, मछली पालन और खनन, तीनों याद रखना। द्वितीयक में आता है व्यापार, व्यापार आता है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य द्वितीय में आता है, तृतीय में आता है बैंक, बीमा आदि, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखने योग्य है। चलिए नेक्स्ट है, PHC का क्या अर्थ है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो ये होगा, यानी कि P से पब्लिक, H से हेल्थ और C से सेंटर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर, जन स्वास्थ्य केंद्र। इसकी जो शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 से इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं, ठीक है, यानी कि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं, तो भारतीय मानक का समय, यानी कि मानक समय होगा दोपहर, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है इसमें से पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 3:30 बजे, क्या होगा, 3:30 बजे इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए, देखिए लंदन के मानक समय तथा भारतीय मानक समय के मध्य 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। कितने मिनट का अंतर होता है, 5 घंटा 30 मिनट का। और भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से आगे होता है, जो भारत का मानक समय है वो लंदन के मानक समय से आगे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लंदन का मानक समय अगर बात करें कितना है, मानक समय 10, ठीक है, प्रातः यानी कि सुबह। और भारत का मानक समय जैसे कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा, तो आगे चलेगा, ठीक है। अगर आगे चलेगा यहाँ पर, तो देखिए 10 में आप 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर लीजिए, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट ऐड करेंगे तो आपका जो समय होगा 15:30 होगा। 15:30 का मतलब होगा यहाँ पर 3:30, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, इसको वेरी इजी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 95 और 96 का, ठीक है, छेद है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये एग्जाम में जो है आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। जो भी आपको बता रहे हैं ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 2 प्रश्नों का उत्तर यहीं से आपको मिलेगा। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी, ठीक है। कानून को बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव बना रही थी। सभी समुदायों के महिलाओं ने 1920 के दशक में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया,
ठीक। एंड 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया था। ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष एवं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी के संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब हम यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न है हमारा। ठीक, चलिए देखिए, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। गलत हमको यहाँ पर ढूंढना है, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार गलत कौन सा है। चलिए जानते हैं कौन सा गलत है यहाँ पर। तो स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई, बिल्कुल आगे आई थी, अभी हमने पढ़ा है ना, आगे आई थी। एंड महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, बिल्कुल समर्थन प्राप्त हुआ था, अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था। महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, ऐसा तो नहीं था कि सराहा नहीं गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर गलत लग रहा है। एंड अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ उठाई, बिल्कुल आवाज़ उठाई थी। हमारा जो गलत आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, महिलाओं के अधिकार के संबंध में यह तथ्य गलत है कि महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, बल्कि सराहा गया था। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित हमने सारांश पढ़ लिया था। अब यहाँ पर बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने ढंग से सुना होगा, ढंग से समझा होगा, तो देखिए इसका आंसर आप लगा सकते हैं। स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक, एंड भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलनों में शामिल कर सकती थी। हमें बेहतर निष्कर्ष जानना है, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा था, बिल्कुल मांगा था, और वादा भी किया था कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। बिल्कुल, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है। पुरुष क्या है, स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखा रहा है, पितृसत्तात्मक होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पिता की सत्ता चलती है। ठीक है, और जहाँ माँ की सत्ता चलती है मातृसत्तात्मक होता है। तो अपनी अपनी जगह दोनों ही खराब ही हैं, इसलिए दोनों की सत्ता चलनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, देखिए पितृसत्तात्मक प्रणाली के अंतर्गत पुरुषों की प्रधानता होती है, वहाँ स्त्री को उत्पीड़ित एवं शोषित करता है। वर्तमान समाज जो है पितृसत्तात्मक है, लेकिन जहाँ मातृसत्तात्मक भी होता है वहाँ जो है पुरुष को उत्पीड़ित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही जो है सताई जाती हैं, पुरुष भी जो है महिलाओं के द्वारा सताए जाते हैं। तो वहाँ कौन सी सत्तात्मक होती है, मातृसत्तात्मक होती है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। गलत और सही यहाँ पर जरूर देखना है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप यहाँ गलती कर सकते हैं। ठीक है, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये जो है ज्ञानी कवि विद्वान द्वारा लिखी जाती थी, बिल्कुल लिखी जाती थी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इन्हें जो है राजा स्वयं नहीं लिखते थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा ऐसे स्वयं नहीं लिखते थे। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, बिल्कुल वर्णन किया जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। चलिए, जैसा कि प्रशस्ति के एक प्रकार की जो प्रशंसा होती थी, जैसे कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं और कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको भी अच्छा लगेगा, जिसमें राजा के दरबारी हो, कवि हो, ठीक है, आदि जो है राजा के प्रशंसा में लिखते थे, जिसमें राजा की उपलब्धियों का वर्णन भी किया जाता था। राजा इसे स्वयं नहीं लिखते थे। एंड उदाहरण दिया जाए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेठ द्वारा लिखी गई, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी कि समाज के जो विज्ञापन है उससे उसका उद्देश्य नहीं है। सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। ठीक है, तो हमको नहीं वाला जानना है। व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए, व्यक्तिगत नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत लाभ के लिए बिल्कुल भी नहीं, तो ये यहाँ पर गलत लग रहा है। अभी और देखते हैं, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखने
हेतु अभिप्रेरित करना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चूँकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा करेक्ट है, ये वाला नहीं है उद्देश्य, तो ये नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों, ठीक है, पर उत्पादों का विज्ञापन देना, ये बिल्कुल गलत है। चलिए, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब, क्योंकि लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? रंगमंच होगा, चलचित्र होंगे, रेडियो होगा या फिर पत्रिकाएं होगा। ठीक है, क्या होगा? जैसे कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर क्या थी? पत्रिकाएं थी। ठीक है, वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया था पत्रिकाओं ने। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिया हुआ भी है, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो यहाँ से आप लोग जो समझ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है बंगाल में, ठीक है, ... प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ठीक है, जो क्या कर रहे थे? शक्तिशाली बन रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है। परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं नहीं। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय जैसे धार्मिक सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे और भी समाज सुधारक, ठीक, तो जैसे कि सती प्रथा था, तो इसके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? ठीक है, 102वां प्रश्न है। आपके कितने करेक्ट आंसर गए हैं ये अभी आप जरूर बताना। वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे? नहीं। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे? ऐसा तो नहीं था। वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे? नहीं। बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग जो है वैसे हमने आपको बता दिया है। और अगर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। ये चीज़ें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? हमको मिलान करना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ठीक, चलिए देखिए, कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन और द्राक्षा कृषि, इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक ना एक ऑप्शन का आपको आंसर पता होता है, जिससे आपको आसानी हो जाती है। लेकिन नहीं पता होता है तो बहुत ही जो है डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। देखिए, कृषि की बात करें तो फसल उगाना और खेती करना। ठीक है, क्या है? कृषि, फसल उगाना और खेती करना। मत्स्य पालन आपको पता होगा, मछली पालना। ठीक है, मछली पालना। अब उद्यान कृषि और द्राक्षा कृषि आप लोगों को कंफ्यूज करेंगी। आखिरकार होती हैं तो क्या होती हैं? द्राक्षा कृषि होती है अंगूर की खेती एंड उद्यान कृषि होती है फूल, फल और सब्जियां उगाना। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? कृषि का दूसरा। ठीक है, तो क्या है यहाँ? कृषि का दूसरा, यानी कि पहले का दूसरा। और पहले का दूसरा किसमें है? इसमें भी है।
ठीक है। एंड उद्यान कृषि की बात करें तो तीसरा इसमें है, ठीक है, इनमें नहीं है तीसरा, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए जी हाँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अच्छे से, यहाँ पर दे रखे हैं जैसे कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन और द्राक्षा कृषि अंगूर की खेती करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। फोर्थ का राइट आंसर है बी। यहाँ पर आपको बता भी देते हैं थोड़ी सी जानकारी। महाजनपदों की उत्पत्ति महत्वाकांक्षा के कारण हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना तथा साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की रक्षा के लिए महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी करते थे। बुद्ध काल में महाजनपदों की संख्या 16 थी, याद रखना ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, ठीक है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। क्या? जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं तभी जो है उद्योग स्थापित करते हैं उद्योगपति। कस्बे विकसित हो सके? नहीं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, ऐसा क्यों होगा? ये तो वैसे भी कट चुका है। वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें? नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए मैंने आपको जब थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें सब कुछ बताया था, सब कुछ। ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, जिन्होंने भी अच्छे से वो वीडियो समझी होगी, नहीं देखी है तो देख सकते हैं। 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक नहीं है? नहीं हमको जानना है, ठीक है। जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, आप लोगों को मैंने बताया था ना, ठीक है। तो हमको नहीं जानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये तो हमारा बिल्कुल सही है, ये वाला तो सही है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये भी हमारा यहाँ पर सही है। नदियाँ सूख गई, ये भी आपको बताया था, ये भी सही है। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई, बिल्कुल यहाँ पर ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, जो कि गलत का भाई यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्शन बी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है, इसीलिए आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं कि आप अच्छे से समझ सकें। लगभग 3900 वर्ष पहले आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों की समाप्ति के कगार पर आने लगे। अचानक नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। इसके अतिरिक्त पतन के कई लक्षण दिखाई पड़ने लगे, जैसे कि जंगलों का विनाश, मवेशियों के बड़े बड़े झुंड एंड नदियाँ सूख गई, क्षेत्र पर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये सारी जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय कृषकों, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कृषकों, ठीक है। कृषकों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी या फिर शोषण, क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा राइट आंसर इसका? उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, ठीक है, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 108वां, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को ... के केंद्र के रूप में माना जाता था। सांस्कृतिक गतिविधियों, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियों, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था, ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है हमारा, गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? हमको जानना है मुख्य कारण कि कौन सा आखिरकार मुख्य कारण था
जो कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे था। ठीक, चलिए जानते हैं कौन सा कारण था। देखिए, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, ये तो कारण नहीं था। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, बिल्कुल ये हमारा कारण है यहाँ। ठीक, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, नहीं था कारण। वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था, ये भी कारण नहीं था। कारण था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जैसा कि जान सकते हैं, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर 17वां आक्रमण था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं को इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेना था। उसने इस्लाम के प्रसार तथा धन की लालसा में भारत पर कई बार आक्रमण किया था। ठीक, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न आ चुका है। आपको बताया था हमने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, हस्तलिपि वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। ठीक है, सही नहीं जानना है हमको, ये तो हमारा सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, क्या ऐसा था? ठीक है, नहीं, ये हमारा सही नहीं है। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला नहीं है, ये गलत है, क्योंकि गलत हमें पूछा गया है तो गलत का भाई गलत होगा। यहाँ थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जान लीजिए। प्राचीन हस्तलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का वे मुख्य स्रोत होती गई। ठीक है, होती थी। प्राचीन हस्तलिपियाँ ताड़पत्रों के अलावा पत्थर और धातुओं पर भी उकेरी गई। इसका प्रमाण हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकालीन लेखों से प्राप्त हुआ। अतः प्राचीन हस्तलिपियाँ पहले हस्तलिखित थीं, उसके बाद मुद्रित की गई थी। यह कथन जो है वो गलत है। चलिए, अब हमको जानना है, जैसे हमने एक ऊपर पढ़ा था प्रश्न, उसी तरह से दो यहाँ पर 111 और 113 तक। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर एक चिट्ठी आपके नाम। ठीक है, एक चिट्ठी आपके नाम। सच में? चलिए, शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा, नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। बोरिंग है, हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। क्या आपको लगता है नागरिक शास्त्र बोरिंग है? ठीक है, किस किस को लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है, ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और बातें किताबों में पढ़ता है तो उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है, बिल्कुल नहीं बैठ पाता है। चलिए, शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिक शास्त्र नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। अब एक चिट्ठी आपके नाम पढ़ ली आपने। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। 111वां प्रश्न है हमारा ये, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तालमेल नहीं बैठ पाता। ठीक है, ढंग से समझ लेना कि पूछा गया है तालमेल नहीं बैठा पाता। चलिए, पहला ऑप्शन है वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, बिल्कुल सही है। तालमेल नहीं बैठा पाता है, बिल्कुल भी ये जो है संबंध नहीं देख पाता है कि आखिरकार जो हम पढ़ रहे हैं और रियल लाइफ में जो देख रहे हैं उससे कोई भी जोड़ नहीं है इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यही करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं, नहीं। ये भी आपका नहीं होगा, नीरस है, नहीं। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, तालमेल नहीं बैठा पाता से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक ... के द्वारा जीवंत बना सकता है। अब जान लेते हैं 112 का आंसर क्या होगा। ठीक, अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, यही है।
जहाँ पर वाद विवाद और चर्चाएं हो, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जहाँ भी देखे टिक कर देना, चाहे आपका CDP ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारे सही बताया है, यहाँ पर ये गलत बताया है, बिल्कुल सही बताया है। चलिए नेक्स्ट है 113वां, ये हमारा लास्ट यहाँ पर 113वां उसमें से रह गया है, बाकी हम बाकी और प्रश्न करेंगे। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? सबसे बेहतर पूछा गया है, सबसे बेहतर जो है कौन सा दर्शाता है? चलिए, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। पाठ्यपुस्तक नहीं, ये बेहतर नहीं होगा। ठीक है, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है, बिल्कुल यहाँ पर ये लग रहा है। वास्तविकता में वे क्या देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 113वें का। चलिए देखते हैं, जी हाँ यही आपका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दिए गए विकल्प में यह हो सकता है कि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं, ये आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया है? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा को विकसित करने के लिए, यानी कि प्रभावी हो प्रशासनिक जो है प्रथाएं करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? किसे अपनाया ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब ये प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दक्षिण पूर्व दिशा के बीच को जानना है, तो दक्षिण पूर्व दिशा के बीच स्थिति को, तो डी यहाँ पर ई और सी के जो मध्य है वो क्या है, यानी कि दक्षिण हो गया यहाँ पर और ये सी हो गया। दक्षिण पूर्व जानना है तो हमें दक्षिण पूर्व हमारा तीर मिल चुका है, ये क्या है? डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया और यहाँ पर ये तीर हो गया दक्षिण पूर्व, बीच में आ गया ये डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या है इसका? डी है। एंड यहाँ पर देख भी सकते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा वह होती है जो दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच में होती है। ठीक है, तो बीच में ही हमारा ये डी है। डी की स्थिति वही है जो दक्षिण दिशा ई तथा पूर्व दिशा, ठीक है, सी के मध्य है, क्योंकि पूर्व दिशा आपकी सी है और इसके बीच में क्या है, ये आपकी पूर्व दिशा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे कि ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, ठीक है, पूर्व हो गया और ये हो गया पश्चिम हो गए, तो बीच में हमारा डी आ गया, दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 116वें प्रश्न पर आ चुके हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल अवनीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर आराम से मिल चुका है। बाकी ये सही है, वन तथा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है, और ये बाकी ये भी सही है, बाकी गलत हमारा ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि अब देखिए एक प्रश्न तो इसमें से आता ही है, एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है। ठीक, तो आपको बता दें, जैसे कि एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर जो है मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? यहाँ पर 100 मीटर होगी वास्तविक दूरी। कैसे होगी जान लीजिए। जैसे देखिए, मानचित्र पर निर्देशित 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी, तो क्या होगा? 20
ठीक है, गुणा 5, ठीक है, 20 गुणा 5, यहाँ पर जान लेते हैं 100 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा आपका, जैसे कि यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। 118वें का आंसर हमें देखना है, क्या आंसर होगा इसका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया नहीं। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु सर्वाधिक ज्ञानवान थे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, एंड याद करने में बिल्कुल नहीं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी आप जहाँ जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? सबसे उचित कौन सा है? शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए, गलत हो जाएगा, गलत कर दीजिए इसे। शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहुपागमों से परिचित है और वह अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्यानों का भ्रमण कराने के लिए योजना बनाती है। बिल्कुल सही बात है, चर्चा करती है, बात करती है। आपको पहले बता दिया है, जहाँ पर भी ये ऑप्शन दिख जाए आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, भ्रमण कराने, जहाँ भी आपको भ्रमण किया जाए या फिर चर्चा, मुद्दों पर चर्चा की बात आ जाए, बात पे बात आ जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड है। वीडियो नहीं देखिए, देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी। नील खेती की बात हो रही है, आपको जब हमने थ्योरी कराई थी उसमें आपको बताया भी था। ठीक है, कौन कौन सी थी? जिसने भी अच्छी तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा, उनको पता होगा। ये थी आपकी निज और रेती। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिर प्रश्न आ गए, 121 और 22वां प्रश्न है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा पढ़ना है ये, चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसे 2 प्रश्न हमारे 21 और 22वां। ठीक, सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालय चरणों में आरंभ से ही प्राय विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, जो प्राकृतिक विज्ञान है। चलिए ये हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्व देने की आवश्यकता है। बेहतर तरीके से हम बताएंगे, यहाँ पर ये नहीं हो सकता है अभी। जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझ जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। क्यों माना जाएगा भैया? चूँकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है, इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। हीन क्यों कहेंगे भाई इसे? चलिए नेक्स्ट है, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। जी हाँ, ये हमारा बेहतर है। उल्लेखित सारांश का सबसे बेहतर संप्रेषण यह है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए 22वां देख लेते हैं, अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। ठीक है, अनुपयोगी विषय के बारे में बताया गया था ना, क्या अनुपयोगी विषय है ये, पर क्यों कहा गया था। चलिए जानते हैं। 122वां हमारा यहाँ पर प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियों और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। अनुपयोगी विषय, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। अनुपयोगी विषय का उत्तर जो है यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं, ये विविधता में एकता के बारे में पूछा गया था अभी जो जुलाई में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था विविधता में एकता किसने दिया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें ऑप्शन था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऐसा होता है ना कि भूल भी जाते हैं कैंडिडेट्स की, किसने कहा, किसने दिया, किसने कहा। ये तो याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें। आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम पास करना है, आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। ठीक है, विविधता में एकता। चलिए जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 123वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। तो विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। नहीं, ठीक,
प्रभावी तरीके से पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें चिन्हित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हमारा ऑप्शन है। भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना? नहीं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसको। एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। बिल्कुल, जहाँ भी आपको केस अध्ययन हो, वाद विवाद हो, ठीक है, तो ये चर्चाएं हो, कहीं भी दिखे आपको टिक कर देना है अगर पॉजिटिव में पूछा है तो, ठीक। ऑप्शन हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125वें प्रश्न पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है? कौन सा लाभ नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर पर्यटकों को लाने के द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, सही है, ठीक है। नौ संचालन सरल होता है, बिल्कुल सही है। यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। 126वें प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए, ये तो आप लोग बता ही देंगे इसको। तो इसका अगर आप महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी करेंगे तो आपको थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है, तो आपकी जो है सोचने की क्षमता यहाँ पर बढ़ेगी। तो अभी तक तो ये हमारा सही ऑप्शन है। और भी पढ़ लेते हैं। भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका, ये भी आप कर ही लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं होगा आपको पढ़ेंगे तो। और सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए? बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप लोगों की जो सोच है, तार्किक सोच है, चिंतन है, वो बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, देखिए 27 और 28, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है कि आपका उपनाम क्या है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उसे संबंधित व्यक्तियों को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराज़गी थी, यानी कि वो इस तरह से जाति पूछना चाहती थी कि आखिरकार उपनाम क्या है इनका। हालांकि उन्होंने प्रकट के रूप में इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब और जटिल हो जाती हैं जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है तो वह उसकी जाति स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। चलिए प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 127वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिव्यक्ति विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी यानी कि कायम रखती है। जो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं और आर्थिक असमानताएं उनको जारी रखती है, ये सही है, ठीक है। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, अगला है प्राथमिक समाजीकरण है, ठीक है। 128वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। बिल्कुल, ये प्राथमिक समाजीकरण है जहाँ परिवार और पड़ोसियों या मित्रों से सीखते हैं। नेक्स्ट 129वें प्रश्न पर आ चुके हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षा शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं? ठीक है, तो 129वें का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए निदानात्मक परीक्षण के बारे में अगर बताएं, देखिए किसी जो अभ्यर्थी है उसकी समस्या क्या है, ये समस्या को पहचानना, ठीक है, ये होता है निदानात्मक परीक्षण। समस्या को पहचाना जाता है, हालांकि इसमें कोई भी उपचार नहीं किया जाता, वो उपचारात्मक परीक्षण में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है खनन के बारे में। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि खनन को प्राथमिक कहा गया है, आप लोगों को भी बताया था, सबसे पहला हमारा प्रश्न यही था, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है, ठीक है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, खनन को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न शामिल है।
अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उत्तरदायी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, ऐसा तो नहीं था। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा की एक चिंता थी। ये सही बैठा है यहाँ पर। उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा, ठीक है। और एक ऑप्शन तो ये भी था कि बिगड़ जाएंगे या कुछ भी। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? खनिज कौन सा नहीं है? 132वां प्रश्न है। तो खनिज जिसमें भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भूगर्भ से प्राप्त होने वाले विशिष्ट रासायनिक यौगिक खनिज कहलाते हैं, जो कि भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, जैसे बहुमूल्य धातु हैं, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। नमक खनिज नहीं है, क्योंकि इसे भूगर्भ से नहीं बल्कि समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है। पता होगा आप लोगों को। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? कौन सा हिस्सा जो है नहीं होना चाहिए? 133वां प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों का श्रुतलेख, ठीक है, तथ्यों का श्रुतलेख। अब यहाँ बता देते हैं, तथ्यों का श्रुतलेखन सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि यह भाषा शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आपका, अगला ऑप्शन है, चलिए, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत हमको जानना है, गलत क्या है, ठीक है, गलत जानना है, गलत है क्या। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ये गलत है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच की नींव रखता है, बिल्कुल रखता है। और सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल हैं। ये वाला नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी देख सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? ठीक है, यानी कि भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, कौन सा? ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, कम नहीं होती है, ठीक है, कम नहीं होती है इसमें। तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? कौन सा कथन है? तो यहाँ पर 136वां आंसर देख रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वाला सही है यहाँ पर। एंड अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट यही करता है, ऑप्शन ए। देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून केंद्र के आर्थिक विकास के लिए नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, कल्पना करनी होगी आपको इसमें, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं, जे हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों को इनमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने की सहायता करेगा। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी ये ऑप्शन देख लेते हैं, यही 138वां प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? किस बात पर बल देंगे आप लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए? क्योंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, गलत है। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भिन्न व्यवसाय हैं। 138वें का राइट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन 138वें का राइट आंसर होगा। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है, ठीक। चलिए, जैसे आप देख भी सकते। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? अभिसारी बंद उत्तर वाले प्रश्न, ये वाला, ठीक है, ये सही है। चलिए, नेक्स्ट है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, सही है। इसके बीच में उभार होता है, बिल्कुल सही है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः गोल होती है, गोल नहीं होती है पूर्णतः, ठीक है। चलिए,
अंडाकार होती है, आप देख सकते हैं इसमें। एंड अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलमंडल की विशेषता नहीं है? स्थलमंडल की विशेषता नहीं है। पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल में पाया जाता है, तो ये वाली जो है विशेषता सही नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखने से ही पता चल गया ये वाला तो 97%, 71% होता है जलमंडल, ठीक है, तथा स्थलमंडल में 29% होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? संपत्ति नहीं है। ठीक है, संपत्ति नहीं है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं संपत्ति के बारे में, भारत में स्वतंत्रता के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया, अर्थात जन्म, लिंग, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किंतु कुछ राष्ट्रों में मताधिकार से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनमें स्त्री, अशिक्षितों तथा कुछ धर्मों विशेष लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया है। संपत्ति को मताधिकार का आधार नहीं बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? कौन सी नहीं है? जल चक्र नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, जल चक्र का प्रभाव गति नहीं है। जल चक्र एक क्रिया है जिसमें जल बाष्प के रूप में ऊपर जाता है तथा वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। ज्वार भाटा, धाराएं, तरंगें वायु गति के प्रभाव तथा अन्य बलों के कारण गतिमान होती हैं। ठीक, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये नहीं है आपके इतिहास को लिखने के लिए एक निम्नलिखित में से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती हैं जब शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करेंगी। ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? अनुचित यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करेगा। ठीक है, ये वाला अनुचित पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। ये वाला अनुचित है, सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप थोड़ी सी जानकारी पढ़ भी सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 47वां प्रश्न।